सो जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि एनडीए के रिजल्ट्स के बाद हम लोग बार बार आपके सामने सक्सेसफुल स्टोरीज लेकर के आ रहे हैं। बार बार हम आपको लोगों से मिलवा रहे हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलवा रहे हैं, जहां पे आपको पता चलेगा कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये जानने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं कि किसी एग्जाम में एक्चुअल में हमें करना क्या क्या है, लेकिन उससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जानना है कि क्या नहीं करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आज हमारे सामने पवन है। पवन हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से ही था, और ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि प्रिपरेशन का फेज किस मोमेंट पे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने जो किया और आप जिस भी स्टेज पे हैं, आप इस चीज का अवेयरनेस अपने छोटे भाई बहन हर जगह फैला सकते हैं कि बेसिकली अगर आपको टारगेट करना है 12th के बाद कोई प्रॉपर एक कमीशन जॉब के लिए, तो आपको उसकी प्रिपरेशन कब से और कैसे शुरू करनी है। तो वेलकम पवन। सबसे पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा। थैंक यू मैम। आप हमारे से जुड़े हुए थे क्लास 11 से। हाँ, 11 से हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। हाँ। तो हिंदी मीडियम वाले बैकग्राउंड का सबसे पहली बात तो डर दूर करो। सबसे बड़ा सवाल, क्या हिंदी मीडियम वाले क्रैक कर सकते हैं एग्जाम? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने किया तो सब कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हिंदी मीडियम के लिए चैलेंजेस क्या है? मतलब हिंदी मीडियम में कई सारी एक माइथोलॉजी बनी हुई है कि हिंदी मीडियम वालों को एक्सेप्टेंस नहीं है एग्जाम में, या फिर हिंदी मीडियम वालों को वोकैबुलरी या इंग्लिश बोलने में बहुत तकलीफ होती है, मैथ्स को लेकर के उनको प्रॉब्लम होती है। बट क्वेश्चन पेपर तो हमारे दोनों लैंग्वेजेस में आ रहे हैं। हाँ, दोनों में आएगा। अब बच्चा पढ़ भी दोनों लैंग्वेज में रहा है। दोनों। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए क्यों ये जर्नी टफ है? मतलब क्या ये डिफेंस का एक भूत बना हुआ है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जा सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले नहीं जा सकते? ये क्या है? वही है कि अगर आप लगे रहेंगे तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कुछ भी मैटर नहीं करेगा। कुछ भी मैटर एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेहनत मैटर करेगी। एग्जैक्टली। तो आपको मेहनत करते रहना है जी। अगर आप हिंदी मीडियम से अगर आप सोच के बैठ गए कि हाँ मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप सोच के बैठ गए कि हाँ मैं हिंदी मीडियम से हूँ लेकिन मुझे मेहनत करनी है, मुझे निकालना है, डेफिनेटली, तो आप कर ले जाएंगे। इतना वो नहीं तो है। मतलब एक ये मेन बात है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है। कंसिस्टेंसी। क्योंकि कंसिस्टेंसी मैंने तुम लोग को खुद पढ़ा है। हाँ। तो क्लास 11 से लेके क्लास 12 तक की जो तुम्हारी जर्नी रही है, उसमें मैं शायद अगर अटेंडेंस निकाल दूं तो मुश्किल से कहीं एब्सेंट मिलेगा। हाँ। कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब आप क्लास में रेगुलर होते हैं तब आप क्लास के फ्लो के साथ चलते हैं, और डेली होमवर्क करना और डेली क्लास के साथ अपडेट रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो एनडीए के एग्जाम के रिलेटेड हम आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहेंगे कि पहला अटेम्प्ट और पहली बार में एनडीए का एग्जाम क्लियर करना, तो उसका तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। हाँ। तो अभी तक कोई फेलियर नहीं है। तो पॉइंट ये है कि इसके लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने क्रैक किया, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी, मतलब 1 मंथ पहले कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी, 6 मंथ पहले भी कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी, ये स्ट्रैटेजी कैसे बदलती गई 11th से क्लास 12th में? तो जब 11 में थे तब तो हर चैप्टर पे फोकस करने के लिए इक्वल टाइम था कि हाँ, इनफ टाइम था कि हाँ हम हर चैप्टर पे फोकस कर सकते हैं, और अगर पेपर वर्स्ट भी आ गया हमारे अकॉर्डिंग तो हम उसको भी कर ले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, हम लोग मेहनत करते गए, उसके बाद एक साल बचा, फिर और थोड़ा कम उस पर फोकस किए कि हाँ जो मेजर पोर्शन है उस पर मेहनत किए। फिर 6 महीना आया, उसके लिए अलग स्ट्रेटजी बनी कि हाँ हम जो जिससे ज़्यादा नंबर आते हैं, जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, उस पर फोकस किए, वो निकलता गया। और मैथ के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 2-3 घंटा आपको देना पड़ेगा, 1 घंटे में कॉन्सेप्ट रिवाइज और 2 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। हार्ट अटैक आ जाएगा बच्चों को, जैसे तुम बोल रहे हो कि हाँ 2-3 घंटे में कैसे प्रिपरेशन, क्योंकि मैथ्स का बहुत बड़ा भूत बना हुआ है बच्चों के दिमाग में। बच्चे कह रहे हैं मैम 4-4 घंटे कम पढ़ जा रहे हैं, बट मेरा सवाल है कि क्या 4 घंटे में तुम वाकई में पढ़ रहे हो? तो 4 घंटे कम तभी पढ़ेंगे जब या कि आप खुद ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो तब 4 घंटे कम पढ़ेंगे, या कि आप बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो तब 4 घंटे कम पढ़ जाएंगे कि हाँ रील्स चल रही 4 घंटे पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली। तो 3 घंटे भी इनफ है मैथ के लिए जी। और बाकी जीएस के लिए आप 6 महीना पढ़िए जीएस, और केवल उस पोर्शन पे कीजिए जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वेटेज के हिसाब से। जी। हाँ। और मैं तो कहूँगा साइंस पे ज़्यादा फोकस करें और इंग्लिश पे जीएटी के लिए, क्योंकि जीएस ज़्यादा टाइम होता है कि धोखा दे देती है, लेकिन साइंस नहीं देगा आपको धोखा। हाँ, क्योंकि साइंस बेसिकली 25 क्वेश्चन में केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मिला करके आ रहे हैं। और वो 10th लेवल की है। और क्या बच्चों को ये भी जानना जरूरी है कि क्या केमिस्ट्री जेई लेवल की है? यहाँ पे केमिस्ट्री जेई लेवल की नहीं है, 10th लेवल की है। थोड़ा सा अगर आप 11 लेवल की जो पीरियोडिक टेबल ये सब भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो हो जाएगा केमिस्ट्री डेफिनेटली। और बायोलॉजी में तो एमकेसी की बुक ही इनफ है। उतना अगर पढ़ लिया तो केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों के लिए इनफ है। और मैथ्स की बुक
मैथ्स की बुक तो वो तो मोर देन इनफ है, क्योंकि उसमें मिसलिनियस में जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज आप कर लीजिए, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टॉपिक का, और फिर मिसलिनियस क्वेश्चन कर लीजिए और पीवाईक्यू कर लीजिए, वो भी इनफ है। वो भी इनफ है। तो अब ये बताओ, जैसे कि जर्नी थी, कहीं पर तो डिमोटिवेशन आया होगा? डिमोटिवेशन आता क्योंकि है, हम जब यहाँ पे रेगुलरली मॉक टेस्ट लेते थे, तो मॉक टेस्ट में कभी कभी नाम तुम्हारा ऊपर आता था, कभी कभी नाम नीचे आता था, लिस्ट में देखा था हमने। तो वो जो एक फ्लक्चुएशन होता था, उस फ्लक्चुएशन के लिए क्या कहोगे? मतलब जब वो नाम नीचे आता था, तब कैसे अपने आप को मोटिवेट करके और आगे बढ़ते थे तुम? जब नाम नीचे आता था तो वही एक दिन तो लगता था कि हाँ इतना मेहनत किया हूँ फिर भी नीचे आ गया, मैं अब वर्ष के लिए तैयार नहीं था अपने। फिर उसके बाद हाँ याद आया कि मैं किस लिए आया था यहाँ पे, क्या करने आया था, क्या मुझे इंडिया निकालना था, इसीलिए तो आया था। तो वो मोटिवेशन इनफ है। अगर आप बाहर से लेने जाओगे तो वो चढ़ा तो देगी आपको, लेकिन उतना ही जल्दी आप नीचे भी गिरोगे। लेकिन जिस मोटिवेशन से आप 10th से यहाँ आए थे, तो वो आपको कभी गिराएगी नहीं, वो आपको ऊपर ही बूस्ट करती रहेगी डेफिनेटली। और यहाँ पे जैसे आपने जब क्लासेस की, तो क्लास एनवायरनमेंट कैसा लगा? क्लास एनवायरनमेंट, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कैसे था? क्योंकि टीचर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो आपको हमेशा डायरेक्शन सही दिखाए। क्योंकि जर्नी जो है रास्ते की, वो बहुत भटकाव है। उसमें हम मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कई बार कई बच्चों का सिलेक्शन इस वजह से नहीं होता, पढ़ते बहुत ज़्यादा है लेकिन वो सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे। वो फालतू सवाल लगाते जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में ऐसे उलझे हुए हैं जो ज़रूरी नहीं है। तो ये कैसे, मतलब इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? बहुत लोग सोचेंगे कि मैं जेई एडवांस कर लूँगा तो मेरा एनडीए निकल जाएगा, लेकिन उतना भागना नहीं है। जेई मेंस के भी आप प्रीवियस ईयर तो आपको मिल ही जा रहे हैं डेफिनेटली मिसलिनियस में, तो आप उन्हीं को सॉल्व कीजिए और भटकाओ क्या। हम इसीलिए तो कोचिंग ज्वाइन किए, जिससे हमें टीचर की सही गाइडेंस में आगे बढ़ सके। अगर आप भटकाओ के लिए इधर उधर भागते रहेंगे तो कभी हो नहीं पाएगा, आप इधर उधर ही रह जाएंगे। नहीं तो क्या तुमने कभी ऑनलाइन का सहारा लिया? कोई भी चैप्टर के लिए कभी कोई ऑनलाइन पढ़ना पड़ा? मैथ्स के लिए तो नहीं लिया, और जहाँ पे थोड़ा बहुत भी दिक्कत आती थी तो आप ही के वीडियो पढ़े हुए हैं पीवाईक्यू के, तो उसी में कर लेते थे। थोड़ा बहुत जीएस वगैरह के लिए कि हाँ कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए कर लेते थे। प्रीलिम्स का जैसे हो गया था कि पिछली बार वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगे थे, प्रीलिम्स किससे आने लगे थे, तो थोड़े बहुत उसके पीवाईक्यू देख लिए, बस उतना ही किया था। थोड़े बहुत पीवाईक्यूज देख लिए। मतलब अल्टीमेटली ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत मिनिमल रहा है, लेकिन क्लासरूम का रिसोर्स बहुत ज़्यादा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ होती है प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, हम पढ़ते जाते हैं और पीछे से भूलता जाता है। हम जैसे जैसे आगे आगे नए चैप्टर्स में बढ़ते जाते हैं, पीछे पीछे के चैप्टर्स क्या होते हैं। तो रिवीजन कितना बड़ा रोल प्ले करता है? रिवीजन ही तो मेन है। अगर आप लास्ट तक पहुंच गए और आप लास्ट में भी अपना कॉन्सेप्ट ही नया कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं तो पेपर नहीं निकलने वाला है। आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, और वो हर गैप में करना पड़ेगा, 1 हफ्ते 2 दिन हर गैप में आपको करना ही पड़ेगा रिवीजन, उसके बिना तो होने वाला है नहीं। तो पवन, जैसे घर पे कितने भाई बहन हो तुम लोग? घर पे तो एक भाई बहन, एक भाई है, और वैसे बड़े पापा के भाई लड़के हैं। तो वो मतलब जो तुम्हारा भाई है वो अभी तुमसे छोटा है कि? छोटा ही है। तो अभी उसका क्या एम है? उसका एम तो कुछ नहीं है उसका एम अभी कुछ नहीं है, बट तुम तो गाइडेंस दोगे ना? हाँ, गाइडेंस हम देंगे। अभी वो थोड़ा ज़्यादा वो है, अगर उसको हम अभी से प्रेशर दे दिए कि हाँ तुमको यही करना है तो अपनी 10th तक की लाइफ बिगाड़ लेगा डेफिनेटली प्रेशर में आके। तो जब डेफिनेटली तुमने रिजल्ट देखा होगा, नाम रात में रिजल्ट आया, जब नाम देखा, रोल नंबर इनपुट किया होगा, उसके बाद जब रोल नंबर दिखा होगा, सबसे पहले क्या ख्याल है? किसको फोन मिलाया हो, किसको सबसे पहले बताया? सबसे पहले तो पापा को ही फोन मिलाया हूँ। मतलब ये बच्चे का एक सपना होता है कि जैसे ही हम सिलेक्ट हो सबसे पहले पापा को कॉल करें और बताएं। क्या था आवाज में तुम्हारे दम उस समय? आवाज में दम नहीं था, एकदम रोना भी आ रहा था, हंसना भी आ रहा था, सारी चीजें इकट्ठा हो, मिक्स्ड इमोशंस थे। मिक्स्ड इमोशन। और पापा को कॉल किए, बताएं कि निकल गया, तो वो भी बोले कि बढ़िया। वो तो खुश हुए ही, लेकिन वो मुझे संभाले कि हाँ अभी थोड़ा कूल डाउन करो। और उसके बाद फोन रखे। जब मैं थोड़ा शांत हो गया तो आधा घंटा बाद फिर से कॉल किए, फिर अच्छे से सारी बातें किए। जी जी जी, मतलब लिटरली वो एक इमोशन बहुत नेचुरल बॉन्ड होता है। मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी से तो मैं 1 घंटे बाद ही बात कर पाया, तो मम्मी का रिएक्शन भी सही था, वो भी बहुत खुश हुई। और दोनों का इम्पोर्टेंट रोल था उसके पीछे। तो बिल्कुल, पेरेंट्स बहुत ही बैकग्राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आगे की जो जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप अभी क्लास 12th में, तो आपके जो 3-4 महीने हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग बीतने वाले हैं। जनवरी में आपको जेई देना है, अप्रैल में फिर से आपको एनडी देना है, फिर से जेई देना है, और उससे पहले बीच में पड़ेगा बोर्ड्स। हाँ, बोर्ड्स भी पड़ेगा, और अभी दिसंबर में एसएसबी पड़ेगी। मतलब लगातार ये जो आगे के 5 महीने हैं वो आपके लिए फुल ऑफ चैलेंजेस। अब इसको कैसे एक्सेप्ट करके कितने एडवेंचर से आप आगे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब एसएसबी की क्लासेस डेफिनेटली आपकी शुरू हो चुकी हैं। तो एसएसबी की क्लासेस में आप क्या, मतलब अभी तक आपको क्या मिला, क्या पर्सनालिटी एनहेंसमेंट मिला? वही कि पहले कॉन्फिडेंस नहीं था
हिंदी मीडियम से थे तो उतना सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था इंग्लिश में, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब मौका मिल रहा है कि आके हमको जीडी करना है, लेक्चरेट करना है, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। हाँ टाइम लगेगा लेकिन करना तो पड़ेगा। मतलब ये मुश्किल से अगर हम देखें तो अभी तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन हुए हैं। हाँ, 3-4 दिन। लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस मैं खुद देख पा रही हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा बूस्टअप हो चुका है। मतलब वो डेली डेली उस ग्राउंड लेवल पे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे बहुत ऑनलाइन कंफर्ट जोन में ढूंढते हैं, बैठे रहते हैं। मतलब ऑफलाइन आकर के जब तक क्लास का एनवायरनमेंट ना मिले, आपकी क्लास में कंपटीशन भी बहुत हेल्दी था, बहुत हेल्दी कंपटीशन था, हर बच्चा पढ़ने में अच्छा, तो उसमें भी एक कंपटीशन जब तक फेस ना करे, मुझे लगता है उस कंपटीशन का मजा नहीं है। वो बहुत ही एक प्यारी चीज है। तो अब आपके सामने बहुत ही एक ब्यूटीफुल जर्नी है। बोर्ड्स पे भी ध्यान देना है, जेई पे भी फोकस होना है, क्योंकि हमें बच्चों को ऑलरेडी बता चुके हैं कि जेई के थ्रू आपके सामने बहुत सारी एसएसबीज हैं। 4 मिल जाएंगी, 4 एसएसबीज डायरेक्ट है, और एनडीए भी अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली इन सबके साथ हम आपको यही बताना चाहेंगे कि ग्राउंड लेवल पे आए। बेसिकली आप लोग फाउंडेशन से, यानी क्लास 11 से ही जब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक बेटर प्रिपरेशन मिलता है और आपका एक भी चांस कभी लूज नहीं हो पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जितनी से ज़्यादा कोशिश कर सके ऑफलाइन करिए, क्योंकि एनडीए एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और टीचर का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप टीचर के सामने होते हैं और अपने स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, होमवर्क को फॉलो करते हैं, तो आप डिसिप्लिन में भी आते हैं और बहुत सारी चीज़ें अप टू द मार्क होती है। और आप एमकेसी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एमकेसी कैसा जर्नी रहा? एमकेसी तो जो भी एमकेसी आएगा, अगर वो सही दिल से मेहनत करेगा एमकेसी के साथ मिलके, तो उसका तो सिलेक्शन होना है। और आपको ऑफलाइन में क्या ही देखते हैं कि हमको टीचर का कोऑर्डिनेशन चाहिए, टीचर हमारे साथ आपके अच्छे फेज में भी रहे, बुरे फेज में भी साथ खड़ा रहे, और क्लासेस रेगुलरली चले। प्रैक्टिस सेशन हमारा 1 महीने पहले जो लगा वो बहुत इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए, क्योंकि उससे बहुत सारे मिसकंसेप्शन क्लियर हो गए और कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो गया, नए नए कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए। रेगुलर मॉक टेस्ट देना है ना, मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको अपनी तैयारी पता चलती रहेगी कि हाँ हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं पेपर में, हम वहाँ जाके कैसा करेंगे। तो मॉक टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है और एमकेसी में आके सही होगा। नहीं, डेफिनेटली। तो डेफिनेटली बच्चों ग्राउंड लेवल पे आने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करें कि फाउंडेशन से ही आप क्लासेस को ज्वाइन कर लें। जिस भी स्टेज पे हो, अभी लेट नहीं हुआ है, डेफिनेटली बैचेस को ज्वाइन करें ताकि आपकी प्रिपरेशन सटीक और अच्छी हो। जय हिंद।